वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा का टेस्ट चल रहा है। इसमें ये इडुटेरिया द्वारा निकाला गया जो टेस्ट सीरीज है उसी का ये पार्ट 1 है। इसमें लगभग 15 टेस्ट इडुटेरिया द्वारा कराया गया है, 15 टेस्ट कराया जाएगा और डेली शाम 6 बजे वीडियो डाला जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका कटअप 100 क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जा रहा है तो 70 के आसपास जो बच्चा सही बना रहा है यानी अपनी तैयारी कर चुका है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का बात कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा। पहला कथन दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बात सही है और इसमें 4 ही ऑप्शन रहता है, तो जब पहला सही मिल गया तो दूसरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला ही यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ के लोग जो थे वो कपास के साथ साथ गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल आदि की खेती भी करते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनके द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस, जानवर का पालन भी किया जाता था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता जो था एक अस्थाई नगरीय सभ्यता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न सम्मिलित है। तो जैन धर्म जो था उसमें भी त्रिरत्न था और त्रिरत्न कौन कौन सा था यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसमें जो था सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। विश्वास को सम्यक दर्शन, ज्ञान को सम्यक ज्ञान और वही बात करेगा आचरण का तो सम्यक आचरण बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो चोल अभिलेख जो है उसके अनुसार जो जैन संस्था में दान दिए जाने वाले भूमि है उसको क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा उसको कहा जाता था पल्लिच्छंदम। क्या कहा जाता था? पल्लिच्छंदम। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो जो मुद्राक्षस पुस्तक है वो किसका है बाबू? तो विशाखा दत्त का है। पूछ रहा है कि वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो याद रखिएगा भाषा का बात करेगा तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मुद्राक्षस है वो संस्कृत भाषा का नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा शासक था उसके शासनकाल में मुद्रा रुपया को मुद्रित किया गया था और वो शासक था बाबू कौन? तो शेरशाह सूरी। कौन था बाबू? शेरशाह सूरी। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। क्या बात कर रहा है कि किसके शासनकाल में मुगल और जो मराठा थे उनके बीच जो है वो द्वंद्व प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा प्रारंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो वो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और इसी के समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय है। ठीक है, और इसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अवध का जो विलय हुआ था वो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया था। अवध पर किसका आरोप लगाया था? कुशासन को आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बोलेगा कि उस समय नवाब कौन था अवध का? तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन बंग भंग आंदोलन चल रहा था उसका बंगाल में नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे बाबू? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विभाजन का घोषणा कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुआ था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ऐतिहासिक बैठक के बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन था वो प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था, तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित कर रहे थे और उसी समय राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है। कौन सा देवी मस्जिद, तो अटला देवी मस्जिद का बात कर रहा है, बोल रहा है कि शासक के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा वो शासक जो है वो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, किसके द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 में किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो कन्नौज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दौर उपज का कितना भाग था। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उस समय भू राजस्व जो था वो उपज का कितना भाग था, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कितना था बाबू, तो वो 1/2 था। कितना था, 1/2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर वही अलाउद्दीन जो था वो खम्स, जो लूट में धन मिलता था, उस पर हिस्सा 1/4 से लेकर 3/4 तक कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है, उसकी समानता का वचन देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल्य कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो मूल्य कर्तव्य की चर्चा भाग 4 की क में, अनुच्छेद बोलेगा तो 51 की क में दिया गया है। और ये मूल्य कर्तव्य को तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सम्मिलित किया गया था और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसे होती है, तो वो राष्ट्रपति को होती है। किसकी होती है बाबू, राष्ट्रपति। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है। तो ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है वही बात कर रहा है। याद रखिएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो कौन सा संविधान संशोधन है, तो याद रखिएगा ये 91वें संविधान संशोधन के तहत जो केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद होती है उसकी अधिकतम संख्या को सीमित करता है। और ये कब किया गया था, तो 2003 में किया गया था। ठीक है, और क्या होता है इसमें, मंत्री कितने होते हैं, तो मंत्री जो होते हैं जहाँ जो सदन होता है उस सदन में जितनी जनसंख्या है, जैसे सदन की अगर कितने सदन सदस्य है, विधानसभा मान लेते हैं बिहार का, तो बिहार में विधानसभा 243 है और यहाँ 243 है, इसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई सी होगा, 91वें संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है का बात कर रहा है। संवैधानिक संस्था नहीं है का बात कर रहा है, संघ लोक है, राज्य लोक है, वित्त आयोग है, नीति आयोग नहीं है बाबू। तो नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी स्थापना योजना आयोग को हटाकर किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति का बात कर रहे हैं। तो कार्यपालिका जो था, कार्यपालिका परिषद, उसका उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बाबू, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उप सभापति थे कार्यपालिका के। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है,
और ये आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 241। कौन सा? 241 राइट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन होता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसके निर्वाचन कैसे होता है? तो याद रखिएगा उनका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है? तो कौन सा ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में ही आता है? तो याद रखिएगा वो जो है मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार के बारे में अगर आपका हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज में भाग नहीं है? तो जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं यही बात कर रहे हैं। कुछ में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस आता है, कंबोडिया उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो अंतर्राष्ट्रीय का बात कर रहा है तो इसलिए ये आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर भारतीय प्रवासी दिवस का बात करता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार कहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है बाबू? ये राज्य पूछ रहा है तो याद रखिएगा ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप जो है वो संबंधित है आपको बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो आसान क्वेश्चन है। सूरजताल झील का बात कर रहा है और ये सूरजताल झील जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है बाबू? हिमाचल प्रदेश में भी एक रेणुका भी झील है, नाको झील भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का बात कर रहा है और पूछ रहा है इसका सही परिभाषा क्या है। याद रखिएगा इकोसिस्टम का सही परिभाषा जो है जीव समुदाय उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो याद रखिएगा परिस्थिति का संतुलन बनाने के लिए भारत में जो वन होना चाहिए वो 33.3% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33.3%। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि? तो याद रखिएगा क्योंकि यह जो है यांत्रिक मदद होती है, इनमें यांत्रिक मदद होती है। जो एपीफाइटिक्स पौधे होते हैं ये बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं क्योंकि ये यांत्रिक मदद हेतु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कब हुआ था वही पूछ रहा है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सिमलीपाल जो हुआ था वो तो हुआ था 1994 में और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, कंचनजंगा दिया हुआ है 2002। कंचनजंगा जो दिया हुआ है 2002 दिया हुआ है, ये बात गलत है क्योंकि ये इसकी स्थापना जो हुआ था वो मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है, और ये आपको सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। नोकरेक का बात करेगा तो ये सही है और ये मेघालय में है। पन्ना का बात करेगा तो 2001 में मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट जो है वो केरल हाईकोर्ट है। कौन सा है बाबू? केरल हाईकोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य ऐप का बात कर रहा है तो स्वास्थ्य ऐप आपको तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी करंट अफेयर्स भी है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो संगम नौसेना अभ्यास। और संगम हम लोग करते हैं बाबू अमेरिका के साथ। ये नौसेना अभ्यास है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी। और 7वां संगम युद्ध अभ्यास था जो 2022 में गोवा में संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शामिल होने वाला 187वां देश जो है वो टोंगा है। कौन है बाबू? टोंगा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कौन सा प्रतिनिधि शामिल था?
तो याद रखिएगा कौन गए थे बाबू, तो वो आपको एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वही गए थे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फरवरी में फिजी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन दोस्त चला था। क्या चला था बाबू, ऑपरेशन दोस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का बात कर रहा है और फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर तो कौन सा है, तो ये अमेरिका है। भारत का बात करेगा तो भारत चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो जो वित्त वर्ष 2023-24 है इसके में देश का जो जीडीपी का विकास दर है वह कितना रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा 6 से 6.8%। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन में तो हम लोग पहले स्थान पे आते हैं। ठीक है, लगभग 25% पूरे विश्व का योगदान हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से। तो अंशु को मिला है अर्जुन पुरस्कार 2022। पूछ रहा है कि कौन सी खेल से संबंधित है। याद रखिएगा ये कुश्ती खेलती हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किस एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है एल्बम ऑफ द ईयर। तो याद रखिएगा एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बाबू, तो हैरी आउट को। किसको, हैरी आउट को चुना गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। तो विक्ट्री सिटी के लेखक जो है वो सलमान रशदी हैं। कौन है, सलमान रुश्दी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। पूछ रहा है थीम का बारे में। तो याद रखिएगा थीम जो था वो क्लोज द केयर गैप था। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित कहाँ किया गया है। तो ये आपको महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया और यह BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। लगभग कितनी है, तो 70 फुट की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 22 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो याद रखिएगा ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नई दिल्ली है। कौन सा है, नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। राज्य और राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दिया अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक, ये सही है। मेघालय में फागू चौहान चले गए हैं। झारखंड में CP राधाकृष्ण आए हैं। महाराष्ट्र दे रहा है गणेशीलाल, जो गलत दिया हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो रमेश बैस बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं, रमेश बैस बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो तुलसीदास बलराम का जो निधन हुआ है और उनका जो संबंध है बाबू वो खेल से है। किससे है बाबू, खेल। ये फुटबॉलर थे। क्या थे बाबू, फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है आपको संगीता वर्मा। कौन बनी है, तो संगीता वर्मा। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ था। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ वो भोपाल में हुआ। कहाँ हुआ, ये 7वां धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। तो दयानंद सरस्वती की जो अब की जयंती मनाई गई वो 200वां जयंती थी। कितनी थी, 200वां जयंती। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा बाबू, तो नरेंद्र मोदी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है बाबू रामचंद्र पौडेल नाम है। क्या नाम है, रामचंद्र पौडेल। राइट आंसर कौन सा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किनका स्थान लिए है, तो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया। तो याओशांग उत्सव मनाया गया बाबू ये मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में।
अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको मिला है बाबू, तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। तो जो वंदे भारत ट्रेन चल रहा है उसके संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर का बात कर रहा है, और पहली महिला ड्राइवर जो बनी है वो सुरेखा यादव बनी है। कौन बनी है, सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल में की बुआई की जाती है। तो जो रबी फसल है उसकी बुआई कब की जाती है, आसान क्वेश्चन है। और रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और रबी फसल जो होता है उसमें लगभग एग्जाम्पल उसका ले सकते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब जो है रबी फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में अग्रिम राज्य, यानी जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन सा राज्य का है, और ये राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। अगर दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार, इसके लिए आपको मैप याद रखना पड़ेगा तब बता सकते हैं। और जान जाइएगा इसका आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ इस तरह है हम लोग का, तो ये वाला जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश आता है, और यहाँ से पूरा सटता है म्यांमार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सटता है म्यांमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु की वर्षा होती है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें शीत ऋतु की वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जो पोर्ट है उसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सैंटोस को। किसको, सैंटोस। याद रखिएगा विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है, और सैंटोस जो है वो ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। यहाँ हिमालय का भाग पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसमें से कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका है, कुमायूं हिमालय का भाग है। और ये कहाँ पे है नंदा देवी, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है बाबू वो परवाल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, तो ये परवाल के द्वारा निर्मित है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी ए हो जाएगा। और इसमें लगभग कितने द्वीप हैं बाबू, तो 36 छोटे 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 द्वीपों का लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। किसके बारे में है, दूधगंगा के बारे में। और दूधगंगा जो है ये चिनाब की सहायक नदी है। किसकी है, चिनाब की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भार का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो भार का ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू, तो आसान क्वेश्चन है। तो जो भार का ऐसे मात्रक जो होगा वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किसका किया जाता है, तो पेरिस्कोप का किया जाता है। किसका, पेरिस्कोप, पानी के ऊपर देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिससे निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कोई भी कार्य अगर धनात्मक है तो उस निकाय पर जो कार्य होगा उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है, उसकी जो ऊर्जा होगी उसमें वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा। अब अगर दो कण दिया गया है और इनके बीच जो ये दूरी है ये बढ़ जा रही है, यहाँ आ गई, तो जो बोला कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली है कि कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार और कार्य करते हैं तो कहाँ करते हैं बाबू, तो ये आपको विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, बात कर रहा है जो तरंग होता है उसमें विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। देखो तरंग का आयाम होता है, आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होता है, माध्यम नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा इसमें से विकल्प है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना जो है ये एक रासायनिक है। क्या है, रासायनिक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्य के बारे में बताया था। तो परमाणु के अविभाज्य के बारे में किसने बताया था, तो ये आपको डाल्टन ने बताया था। कौन बताया था, तो जॉन डाल्टन ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो होता है वो गैलियम होता है। क्या होता है बाबू? गैलियम। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है का बात कर रहा है किसी धातु का, तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में मूल्य विशेषता माना जाता है, ये पूछ रहा है। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक को। किसको? परमाणु क्रमांक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होती है। तो जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश लवण होता है। अगर कोई भी लवण है उसका जो पीएच मान है अगर 0 है तो वो जो है वो सख्त एसिड और कमजोर बेस हो जाता है। इसका तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो जो जलीय विलयन होता है और जलीय विलयन के किसी अम्ल या क्षार में जो परिवर्तन होता है वो क्षार जल में OH आयनन निर्मित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो हीलियम को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग का बात कर रहा है तो खाद के रूप में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम का बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी जो होता है वो किससे संबंधित है बाबू? तो ये रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिकाओं को संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। तो जो हमारा शरीर है में इसमें वसा का संचायक उत्तक जो है वो कौन जो है बाबू? तो एडिपोज उत्तक है। कौन है? एडिपोज उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं बाबू? तो इसको विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादपों का सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो पादप जो होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। कौन सा? कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन दिया है बाबू? तो ग्रेग मेंडले ने दिया है। कौन दिया है? ग्रेग मेंडले। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जोंक जो है बाबू किससे संबंधित है। तो जोंक जो होता है वो एनिलिडा संघ में आता है। किस में आता है? एनिलिडा संघ में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो होमोडोंट का बात कर रहा है और ये किस में पाए जाते हैं। तो ये मछली में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मछली में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल जो होता है वो हाइड्रोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिक अम्ल। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित रोग का बात कर रहा है, नहीं है का बात कर रहा है। तो नहीं है इसमें जो देखो चेचक तो है, तपेदिक नहीं है। खसरा इन्फ्लुएंजा विषाणुक है, लेकिन तपेदिक जो है ना, तपेदिक जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है, न कि विषाणु जनित रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 1949 का बात कर रहा है, जब उस समय राष्ट्रीय आय समिति बना था उसका अध्यक्ष कौन थे बाबू। तो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट का बात कर रहा है, स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है?
हैदराबाद में है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित किस सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।